एस्प्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा होगा। मैं हूँ अर्मिला हसन और मेरे साथ आज कम बोलने वाले हैं इमरान हसन। मैं इनको कह रहा था कि आज मैं कम बोलूंगा, एंड शी वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। इनको यकीन नहीं आ रहा कि मैं कम भी बोल सकता हूं। जोक ऑफ द सेंचुरी हो गया कि इमरान हसन कहें कि मैंने आज कम बोलना है। असल में काम ऐसा है कि बाज़-औक़ात आप रुक नहीं सकते। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह बहुत खूबसूरत हुई है और कोई आपको वायरल इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, आप बिल्कुल एहतियात से मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मे बी विद अ वार्म कप ऑफ ग्रीन टी और अ कप ऑफ कॉफी। अच्छी सी सुबह आपकी हो चुकी है और आप एक्सप्रेसो ट्यून किए हुए। हमारी बेस्ट विशेस आपके पूरे दिन के लिए हैं। आज का शो भी बहुत हैपनिंग होने वाला है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हमने आज एग्जैक्टली सेगमेंट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ यूएसएआईडी की मिशन डायरेक्टर हमें ज्वाइन करेगी। बिल्कुल उनके साथ हमारा एक इंटरव्यू हमने उनके साथ प्लान किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ सेगमेंट्स होंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन इमरान, चूंकि अब मौसम बदल रहा है तो बहुत सारी चीजें हमारी जो रूटीन है, लाइफस्टाइल, उसमें भी चेंज हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। कुछ लोगों के बारे में मैं सोचता हूं कि उनको गुर आता है या कम से कम अल्लाह की उन पे रहमत होती है कि वो ट्रेंड्स के अंदर इन रहते हैं। इस वक्त ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था, शायद आफरीदी का जो ट्रेंड है वो टॉप पे चल रहा है। और आफरीदी साहब ने एक खिलाड़ी ने जिसने मोहम्मद आमिर के साथ बदतमीजी की अफगानिस्तान से, उन्होंने उसको सुना दी अच्छी खासी और उस वजह से आफरीदी को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आफरीदी मेन स्ट्रीम क्रिकेट में ना रहते हुए भी कितने हिट होते हैं। तो कुछ लोगों के बारे में मैं सोच रहा था कि पर्सनालिटी का चार्म होता है। एग्जैक्टली, उनके पास ये चार्म होता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ कुछ कोरोना की बात भी करेंगे और हम कुछ पीडीएम के जलसों की बात करेंगे। हमारा पोल है जी, क्या ऑपोजिशन जो है जलसा कर पाएगी, हुकूमत रोक पाएगी ऑपोजिशन को? लाहौर में जो जलसा होने वाला है 13 को, क्या वो रोक पाएगी? इस हवाले से हमारा पोल है। आप बताएं क्या रोक पाएगी? मेरा नहीं पता नहीं, कल वाले नहीं रोक पाएगी। She always like पता नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है, आप बताइए। वैसे बड़ी कोशिश के बावजूद मुल्तान का जलसा तो नहीं रोका, हुकूमत ने अपनी बेस्ट एफर्ट की, रोकने के लिए जलसा हो गया। तो लाहौर में भी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट रोक पाएगी। भुट्टो की एंट्री के हवाले से भी अभी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन जालाज़ आर हैप्पी। अच्छा ठीक है। हेडलाइंस में हमने जाना है, शो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ प्रोग्राम के अंदर भी होगा। आज हमें थोड़ा ज्यादा वक्त मिला, हमने कहा ज्यादा बातें करेंगे। तो हेडलाइंस की जाने पड़ते हैं और शो शुरू करते हैं। कोविड-18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड-18 जब घर चला जाएगा तो कोविड-19 भी घर चला जाएगा। ऑपोजिशन तहरीक 3 दिन की सियासी कशीदगी के बाद पीडीएम का मुल्तान में बड़ा पावर शो। लाहौर जलसे के बाद इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। हुकूमत का जवाबी वार, कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पीडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कोरोना के वार बरकरार, मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 8% से बढ़ गई। मजीद कई शहरों में लॉकडाउन नाफिज। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वजीर दिफा की मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। सिंफी इम्तियाज के खात्मे का अज़्म, पाकिस्तान में तैनात यूएसएआईडी की मिशन डायरेक्टर जूली होंगी एक्सप्रेसो की खुसूसी मेहमान। सैदपुर गांव सयाहों की तवज्जो का मरकज, मागला की पहाड़ियों के दामन में वाक़े इस कदीमी गांव की तारीखी अहमियत क्या है, बताएंगे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। शमसी निजाम में हमारी जमीन और सूरज का दुरुस्त साइज क्या है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। हेडलाइंस आपने जानी, मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे। मौसम बदल रहा है, लाहौर का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है? मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो होगा 26, जबकि मिनिमम दर्जा हरारत रहने वाला है 9। और मुल्तान में कल सियासी दर्जा हरारत तो बहुत गर्म था, लेकिन जो सिचुएशन रही वो रही। मैक्सिमम दर्जा हरारत होगा वो 27 होगा और मिनिमम होगा वो 12। बिल्कुल, और मुल्तान के साथ ही भावलपुर है, महलों का शहर है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। हवा का तनासुब हमारे पास नहीं है। यहाँ पे वजीराबाद के अंदर, जो कि गालिबन बर्तनों के हवाले से मशहूर है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बर्तन अच्छे बनते हैं, 26 डिग्री ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड वजीराबाद के अंदर रहने वाला है टेम्परेचर। सो ये हमने आपको बताया है कुछ बड़े शहरों के और कुछ निस्बतन छोटे शहरों के दर्जा हरारत। लेकिन उसके साथ साथ बाकी पाकिस्तान की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसकी हम अगर बात करें तो उसमें सर्दी का तनासुब बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस दफा जो ठंड है वो पिछली ठंड की निस्बत ज्यादा। इमरान, ये हर सर्दी में कहा जाता है कि पिछली बार की निस्बत इस बार बहुत सर्दी पड़ने वाली उतनी होती है। मेरे ख्याल से तो बस वो एक आपकी फील करने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो सर्दी जैसे भी अपना ख्याल रखते हैं, और कोरोना की वजह से तो बहुत। आपके ख्याल में जो सर्दी के कपड़े बेचने वाले जो ब्रांड्स हैं ये कहलवाते हैं ताकि उनकी सेल्स ज्यादा हो? ये प्रॉपर एक मार्केटिंग कैंपेन होती है कि बहुत सर्दी आने वाली है। चलो, टाइम का मुकाबला सख्त। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम आज की बड़ी खबर की।
जी, तो आज की बड़ी खबर में भी यकीनन वही खबर बड़ी है जो कि हमारी हेडलाइंस की भी जीनत है, हेडलाइंस का भी हिस्सा है। कल पीडीएम का जलसा मुल्तान का, जिसको पिछले कई दिनों से मैं कहूँ अगर एक हफ्ते से जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे थे कि क्या ये जलसा होगा या नहीं होगा, उस मकाम पे तो नहीं हुआ जहां पे प्लान था कासिम बाग में। लेकिन हम अगर बात करें घंटा घर चौक की, जो कि मशहूर चौक है मुल्तान का, वहां पे सियासी पावर शो करने में पीडीएम कामयाब हुई और रहनुमाओं ने हस्बे जरूरत हुकूमत को आड़े हाथों लिया और वजीर आजम को अगले लाहेअमल से पहले जो इस्तीफा है वो देने का भी मशवरा देते हुए लाहौर जलसे के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी पर हुकूमत का भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान जलसा करने पर सख्त कार्रवाई का अंदिया देते हुए वाजे किया कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जरूर एक्शन होगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो 3 दिन तक हुकूमत और पीडीएम के दरमियान शदीद सियासी महाजराई देखने में आई। हुकूमत ने जलसा रोकने का ऐलान किया, जबकि पीडीएम वाले बाजिद थे कि वो अपनी हर सूरत अपना पावर शो दिखाएंगे और इसी वजह से कुछ कह लें कि कारकुनों की पकड़ धकड़ भी हुई, बहुत सारे गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। लेकिन बिल आखिर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए, रास्ते बंद किए गए, लेकिन फिर भी कारकुनों की बड़ी तादाद जो है इस जगह पर पहुंचने में कामयाब हुई। फिर उसके बाद बहुत सारी डिस्कशंस भी देखने में आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी। अच्छा, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि हुकूमत एक टेस्ट कर रही थी, एक ट्राई कर रही थी कि क्या हम अगर मुल्तान का जलसा नाकाम बनाते हैं या बना सकते हैं तो फिर उसके बाद लाहौर के लिए हम इस ऑप्शन का एक्सरसाइज करेंगे। लाहौर मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसके साथ साथ गुजरावाला, इसके आउटस्कर्ट्स बहुत बड़ा वोट बैंक है और यहाँ से बहुत ज्यादा लोग भी हैं मुंतखब मुस्लिम लीग नून के। मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए अगर 13 तारीख का जलसा, जो कि कल फजलुर रहमान साहब की तकरीर थी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने ये कहा कि हमने एक डंडा उठाया तो आपकी टांगे काम गई, अगर हम मजीद हमने कोई ऐसा एक्शन लिया तो आपका क्या हाल होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको जाना होगा जब तक ये नहीं जाते। और अरमला, मुझे ये लगता है कल के पावर शो के बाद कि ऑपोजिशन डिटर्मिन्ड है, ये जलसे बराए जलसे नहीं है। और उन्होंने जो लाहौर में जलसे का ऐलान किया, उसने कहा कि ये ताबूत में आखिरी कील जो होगा ये साबित होगा और हुकूमत को इसके बाद घर जाना होगा, क्योंकि वो लाहौर में जिस तरह से प्लान कर रहे हैं और रैलियां मुख्तलिफ जुम्मे और इतवार के रोज भी उन्होंने मेंशन किया कि हम मुख्तलिफ शहर भर में रैलियां निकालेंगे और इस वजह से आप मेरे ख्याल से वही सारी और एक और चीज जो मैंने उस दिन हमने डिस्कस भी की थी अली मोहम्मद खान साहब से भी, वो बजाय इसके कि आप दोबारा से मुशीरान आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और तनकीद बैठ जाएं, आप क्यों नहीं लॉजिकली डाटा के साथ आते हैं? आप क्यों नहीं डाटा बताते कि मुल्तान शहर के अंदर जो कोरोना वायरस की पहले मिकदार थी या पहले जो लोग इफेक्टिव थे वो इतने थे और जलसे के बाद, इस गैदरिंग के बाद इतने हो गए। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर बात करें, हम सिर्फ परसेंटेज की हद तक महदूद है जिसका लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। और दूसरी जानिब मैं इसको गैर जिम्मेदारी डेफिनेटली कहूंगा, अगर अपोजिशन लोगों की जानों की परवाह नहीं कर रही है और पब्लिक जो गैदरिंग्स है वो जारी है पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी है। सिर्फ अगर मैं छोटी सी एग्जांपल पाकिस्तान के प्लेयर्स की ले लूं जो कि न्यूजीलैंड के अंदर गए, शदीद तरीन पाबंदियों का उनको सामना है और कुछ प्लेयर्स ने एतराज भी किया है कि हम पाकिस्तान के एम्बेसडर से हमारे साथ ये क्या सलूक हो रहा है। तो एक एग्जांपल है, चूंकि न्यूजीलैंड दुनिया में दूसरे नंबर पे है जहां पे कोरोना एसओपीज सबसे ज्यादा फॉलो किए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आता है और बड़ा अच्छा हमने पहली वेव को केटर किया। अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे तो बहुत सारे, और ये हमारे सियासी लीडरान को भी सोचने की जरूरत है कि आप अपनी पॉलिटिक्स की खातिर आवाम की जानों को स्टेक पर नहीं लगा सकते। जिम्मेदारी का मुजाहरा हम सबको करना है, चाहे वो सियासतदान है या आम पब्लिक है। हुकूमत कैंपेन्स कर रही है, हम लोग अवेयरनेस करें, मीडिया इस हवाले से टीवी पे बैठ के हम इतनी बातें करते हैं कि आप एसओपीज का ख्याल रखें। तो अगर यही लीडर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तमाम पब्लिक के, उनको भी इस बात का ख्याल करने की जरूरत है। सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमें वज़ीर आला की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने सुबह सुबह ज्वाइन किया। अगर हम बात करें कल के जलसे की, तो पीडीएम ने बड़ी पाबंदियों के बावजूद पीडीएम के जलसे जारी हैं और मुल्तान में जलसे के हवाले से आप लोगों ने अच्छी खासी रुकावटें भी की, लेकिन फिर भी पीडीएम जो है वो जलसा करने में कामयाब हो गई और आखिरी वक्त में आप लोगों ने रुकावटें जो हटाने उसका ऐलान कर दिया। आप पीडीएम इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। आखिरी वक्त में मुल्तान जलसे में क्यों इजाजत दी गई, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस हकीकत को वाज़ेह होना चाहिए कि हुकूमत ने ना पहले जलसे की इजाज़त दी और ना बाद में जलसा करने के लिए कोई हदायत दी। पहले भी कानून, आइन और अदालती फ़ैसलों का एहतराम हुआ। हमारा जो इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट है उसके तहत कोरोना के SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है और NCOC के अंदर जो पूरी पाकिस्तान की नेशनल
leadership, including 4 chief ministers, prime minister and relevant ministers and military leadership, इन्होंने बैठ के जो लाया अमल और एक वे फॉरवर्ड और रोड मैप दिया, उसकी रोशनी में ही ये ज़रूरी था कि कहीं पे भी 300 से ज़ायद अफराद का इज्तिमा जो है उसको होने से रोका जाए। तीसरी चीज़ जो हमारी मिनिस्ट्री हेल्थ है पंजाब की, उन्होंने जो SOPs वाज़िया किए, उसके अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाया गया कि कोई भी पंजाब भर के अंदर इज्तिमा एक्टिविटी या कोई जलसा जुलूस उसको डिस्करेज किया जाए, ताकि कोरोना के फैलता हुआ जो रुझान है और तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रही है ये वबा, उसको कर्टेल किया जाए। और स्पेशली मुल्तान के अंदर इन्फेक्शस जो स्प्रेड रेशो थी वो ज़्यादा थी बाकी शहरों की निस्बत। सही। और इस चीज़ का जो सबसे अहम चैलेंज हमारे सामने था कि हमने कोरोना के फैलाव को भी रोकना है, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और अपोजिशन को जो उनका जमहूरी हक़ है उसके लिए भी एंगेजमेंट स्ट्रेटजी से, कंसल्टेशन से बार बार उनको बावर करा के ये रियलाइज़ भी कराना है कि ये वक्त जो है वो हुकूमत से लड़ने का नहीं, ये हुकूमत इस वक्त जो है वो मिल के कोरोना से लड़ने का वक्त है। अच्छा, फिरदौस आसिक अवान साहिबा, दिलचस्प बात यह है कि ऐसी हर गैदरिंग के बाद या ऐसे हर जलसे के बाद आपकी जानिब से बयानात आते हैं कि अब कार्रवाई की जाएगी, और आम आदमियों के खिलाफ कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन PDM के चंद कारकुनों के खिलाफ मुकदमात बनते हैं, फिर कोई प्रेशर बनता है, नया इवेंट आता है, मुकदमात खत्म हो जाते हैं। तो कोई सॉलिड कार्रवाई की कोई एग्जांपल तो सामने रखे, कहीं रिट तो नजर आए हुकूमत की, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा अब तक? देखिए, आपकी अपोजिशन तो चाहती है कि आवाम पे क्रैकडाउन हो, आवाम की गिरफ्तारियां हों, आवाम पे मुकदमे बने और आवाम को मुकदमात में फंसा के अपोजिशन अपने मुकदमात को डील के ज़रिए सेटल करे। तो हुकूमत अपोजिशन के इरादों को जानती है। यही वजह है कि जो जेलों में फेंकने का आवाम का अपोजिशन का हसीन ख्वाब है वो हुकूमत ने चकनाचूर किया है, और किसी जगह पे भी कोई रुकावट नहीं डाली, सिर्फ इसलिए कि आवाम खुद इनके बयानियों को मुस्तरद करके लाताल्लुक हों। और वो पूरे मुल्तान के अंदर आज नज़र आ गया कि लीडरान की तादाद ज़्यादा थी और तकरीरें करने वाले ज़्यादा थे, सुनने वाले कम। सही। अच्छा, अभी हम चूंकि कोरोना की भी बात करें, वबा तेज़ी से फैल रही है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी हमने जुम्मे और इतवार को मुल्क भर में जलसे करने या रैलियाँ निकालनी है। क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की, क्योंकि कोरोना के हवाले से तो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? मौलाना साहब का ये एक रवायती तरीका वारदात रहा है कि वो हमेशा मस्जिद के मेंबर को और मस्जिद के फ्लोर को अपनी अना और तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने मस्जिद का सहारा लेके जुम्मे के इज्तिमात के ज़रिए अपना चूरन बेचने का जो फ़ैसला किया, हुकूमत उन SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहती है। और मस्जिद एक अल्लाह का घर है जहाँ अमन की बात होती है, वहाँ शर और शरपसंदी का कला कमा होता है। तो जो अल्लाह के बंदे हैं वो शरपसंदों का मुहासबा मस्जिद हो या मस्जिद से बाहर वो अपना मिशन जारी रखेंगे। और हुकूमत जो है वो मसाजिद कमेटियाँ जो हमारी हैं वहाँ SOPs को इंश्योर कर रही है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान का इस्लाम को ढाल बना के ज़ाती ख्वाहिशात के लिए जुमे के दिन को, इस बाबरकत दिन को आवाम के फ़ायदे की बजाय अपने इक़्तिदार से दूरी के दर्द के साथ जोड़ना, आवाम उसको रद्द करेंगे उस सोच को। और हुकूमत अल्लाह के घर को किसी किस्म की शरपसंदी के लिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कल जो मरियम नवाज ने एक बहुत लंबा खिताब किया कल उन्होंने मुल्तान के अंदर, और उन्होंने कहा ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने के डर का रोना है।
और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसा कोरोना है जो हुकूमत को कुछ नहीं कहता, ओपोजिशन के जलसों में आ जाता है। उसमें उन्होंने जो लिया के अंदर कार्ड्स तकसीम हुए, समाओ जो सखर के अंदर असद उमर साहब ने एक इवेंट किया, या आपने लाल शहबाज के अंदर अंडरपास का इफ्तिताह किया फिरदौस मार्केट लाहौर में, इन सब इवेंट्स को इनफैक्ट वो टारगेट कर रही थी। तो इस हवाले से भी जरा हमें बताइए, एक जानिब ओपोजिशन को आप कहते हैं एसओपीज फॉलो करें, दूसरी जानिब आपकी हुकूमत नहीं करती है, इस पे क्या कहेंगे आप? आपका ये बहुत अहम सवाल है और ये बार बार दोहराने की ज़रूरत है कि जो हमारा इन्फेक्शस कंट्रोल डिजीज़ एक्ट है उसके अंदर 300 से ज़ायद अफराद पे वो एक्टिव होता है। 300 से कम अफराद अगर वो SOPs पे अमल करते हैं तो आपने तो शादियों की भी इजाज़त दी है। खुले मैदान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को सामने रखते हुए आप अपनी एक्टिविटी और इवेंट कर सकते हैं। हकूमती अमूर जो है उनको अंजाम देना, हकूमती रिट को कायम रखना और पब्लिक सर्विस डिलीवरी और पब्लिक रिलीफ प्रोग्राम आगे बढ़ाना, ये हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी हैं। हम हुकूमती अदारों को ताले लगा के बैठ नहीं सकते, हमें अपना काम भी करना है, इस मुल्क को भी चलाना है और आवाम को कोरोना से भी बचाना है। तो ये दोनों साइड बाय साइड काम जो है हुकूमत कर रही है। जहाँ कहीं SOPs फॉलो नहीं हो रहे, हमें मिल के मीडिया के ज़रिए उन SOPs को विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट फॉलो कराना है। इसी से आप महफूज रह सकते हैं और मकसद आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुकूमत जलसे जुलूस या रैलियों से किसी तरह भी ख़तरा महसूस नहीं कर रही और ना हुकूमत को इससे कोई ख़तरा दरपेश है। हाँ, इन जलसों से अगर किसी को ख़तरा है तो वो अवाम की सेहत को ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन ये 300 अफराद वाली लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। कोरोना SOPs की जब हम बात करते हैं, बैरून जो ममालिक है उसमें से 2 या 2 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने के ऊपर भी, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है, ट्रांसफर होती है आपस में, एक तरफ आपकी से। सोशल डिस्टेंसिंग का बेसिकली मकसद या पर्पस यही होता है कि 2 से ज्यादा लोग अगर इंटरैक्ट कर भी रहे हैं तो वो थोड़े फासले पे रहें और इस तरह के मामलात रहें। लेकिन बहरहाल चले, वो अपने हवाले से जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही थी, चले उसको भी हम मान लेते हैं बिकॉज इट्स अ लॉजिक, इसलिए हमने तो सवाल रखा, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रहनुमा है उनको कम से कम SOPs तो जरूर फॉलो करने चाहिए। जैसे मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को आज तक मास्क पहने हुए नहीं, आपने देखा है टीवी के ऊपर? मैंने देखा नहीं, अगर मौलाना साहब पहनते हो तो आई डोंट नो, बट आई हैवंट सीन। बहुत सारे लीडर्स को नहीं तो ये अजीब बात है। और एक ये भी खबर सामने आ रही है, बल्कि एक तजिया सामने आ रहा है, जो कि बहुत सारे ओपोजिशन रहनुमा कोरोना वायरस में मुब्तला होकर ठीक हो चुके हैं, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। तो कुछ जो हुकूमती वज़रा है वो ये कहते हैं कि खुद तो इम्यून हो चुके हैं लेकिन अवाम की इनको परवाह नहीं है। लेकिन दोनों अतराफ से मेरे ख्याल में, और एक दफ़ा फिर ये बात मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत जमहूरी तरीका अपनाते हुए बातचीत के अमल को आगे बढ़ाते हुए मुज़ाकरात कर ले और रिक्वेस्ट कर ले कि आप 2-3 हफ्ते या 1 महीना डिले कर ले, जब तक कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आती आप कर सकते। इस हवाले से हमने पोल भी जाते हैं, जो कि हमें ब्रेक लेनी है, मैं आपको बताती चलूं कि हमारा पोल ये है, क्या हुकूमत ऑपोजिशन का लाहौर में या PDM में जो लाहौर में जो PDM जलसा करने वाली है उसको रोकने में कामयाब होगी या नहीं? व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपने इस हवाले से हमें आगाह करना है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बेनजीर भुट्टो की बिल्कुल हम बात करेंगे आसिफा भुट्टो की, जिनकी सियासी एंट्री हुई है। और आसिफा भुट्टो की बात की जाए तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सबसे छोटी साहबजादी है और उनकी कल जिस तरह से उन्होंने तकरीर की, बहुत सारे ट्विटर पे हमने ट्रेंड्स भी देखे और एक कह लें ऑफिशियली उन्होंने सियासत में कदम रखा है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वो जो कह लें सोशल वर्क जो इंटरनेशनली काम करती हुई नजर आती थी, लेकिन अब उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर PDM के कल जलसे में तकरीर की, मुख्तसर तकरीर की, हुकूमत को ललकारा और भरपूर अंदाज में। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ट्विटर पर कह रहे थे कि उनमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक झलक नजर आई, कुछ उनकी ड्रेसिंग सेंस उस तरह से थी, कुछ उन्होंने कैरी खुद को वैसे किया हुआ था। सो ये ओवरऑल कुछ लोग तो कह रहे थे कि बड़ी इंप्रेसिव उनकी, अगर मुख्तसर भी तकरीर थी लेकिन बहुत इंप्रेसिव। अच्छा, कल के जलसे में पहले तो जब यूसुफ रज़ा गिलानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की तो उन्होंने उस हल्के का हवाला दिया कि यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी
इलेक्ट हुए थे, वहां से उन्होंने शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब कल आसफा ने तकरीर की, अंदाज बिलावल जैसा था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा था, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई, बहुत ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसमें कुछ सीनियर साफी और तज्जियाकार भी शामिल थे जिन्होंने आसफा के अंदाज की तारीफ की और ओबियसली रिलेट किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वक्त के साथ साथ शील गेट मोर मैच्योरिटी आएगी। और हम अगर मजमूई तौर पे सोशल मीडिया को देखें, आसफा भुट्टो को सोशल मीडिया के ऊपर देखें, तो उनकी जो बड़ी इंटेंशन है, या बड़ा जो उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, वो भी पॉलिटिकल नजर आती हैं। बख्तावर की प्रोफाइल्स पॉलिटिकल नजर नहीं आती। सो मेनली हमें ये लगता है कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर, मेन स्ट्रीम के अंदर बिलावल तो ऑलरेडी हैं, लेकिन दूसरा जो उनको ज्वाइन करने वाली हैं वो आसफा भुट्टो जरदारी ही हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो जयाले थे वहां पर, वो बड़े इमोशनल भी रहे वहां पे, बहुत कुछ लोग रो भी पड़े। हाँ, रो भी पड़े, क्योंकि वो जाहिर है एक अफिलिएशन, और पीपल्स पार्टी की सबसे अच्छी और खास बात ये होती है कि इनके जो कारकुन होते हैं उनकी अफिलिएशन उस तरह से बहुत ज्यादा होती है। जब भी अक्सर मैं पिछले भी ट्विटर पे देख रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ एक नज़म पढ़े थे मोहतरमा के हवाले से, और उनके कारकुनान बाकायदा तौर पे रो रहे थे। और कल भी हमने ये मनाजिर देखे कि जिस तरह से आसफा भुट्टो ने अपनी तकरीर की, बहुत छोटी तकरीर थी, लेकिन स्टिल जो कारकुनान थे उनको उनकी एक बीबी की झलक नजर आई। यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या उस पुराने तर्ज सियासत को बर रखते हुए क्या आजकल के वोटर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इससे पहले कि हम मजीद बात करें, आसफा ने कल क्या बात की, हमारे पास उनकी तकरीर के कुछ हिस्से हैं, जरा आपको दिखाते हैं। इनको लगते हैं कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है, जो आज इस कलेक्टिव के जुल्म और जबर के बावजूद इतने बड़े तादाद में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस कलेक्टिव को आप जाना होगा। हम शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस कलेक्टिव हुकूमत से बचाएंगे। जिए भुट्टो! नारे लगाए, नारे 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 भुट्टो! नारे 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 भुट्टो! नारे 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 भुट्टो! कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो! कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो! क्राउड को तो चार्ज कर लिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अपने सियासी सफर का आगाज पंजाब से किया था। आसफा भी अपने सियासी सफर का आगाज पंजाब से कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब माजी की दो हरीफ जमातें, PMLN और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के रहनुमाओं की साहबजादियां एक स्टेज पे थी और बड़ा एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करती नजर आई, हाथों में हाथ भी नजर आए। लेकिन ये साथ कब तक रहेगा, जिसको तहरीक इंसाफ कहती है कि ये फितरी साथ है ही नहीं। इन दोनों जमातों का नजरिया मुख्तलिफ है, इनके क़याम अमल में आने का तरीका मुख्तलिफ है। तो क्या ये इकट्ठी चल पाएगी? नहीं, अपनी जगह पे सवाल मौजूद है। लेकिन मजमूई तौर पर हम अगर आसफा की पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री की बात करें तो शायद दिस वाज द राइट टाइम टू गेट हर। एग्जैक्टली, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए तो वो भी कोरोना की वजह से क्वारंटीन में है। उनके जो वालिद हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वो भी बीमार हैं। तो इस सिचुएशन में आसफा भुट्टो जरदारी की एंट्री ऑब्वियसली उन्होंने एक प्रॉपर्ली उनको लॉन्च किया, और ये मौका भी इस तरह से था कि जब PDM अपने जलसे करी थी, तकरीरें करनी थी। और कल मरियम नवाज और आसफा भुट्टो का जो अटायर था उस पर भी बहुत सारी हमें सोशल मीडिया पर देखिए, दोनों ट्विनिंग वाला एक सिचुएशन थी, बहुत अच्छी एक जिस तरह से वो अपना अंदाज होता है दोनों। लेकिन मेरा एक इस मामले पे ऑब्जेक्शन समाउ है ही कि इतने अरसे से अगर ये लोग पॉलिटिक्स में है तो देन व्हाई द पॉइंटर्स ऑन अ रैंडम जलसा? आप पॉइंटर्स अगर लिख के आते भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक पब्लिक लीडर जो है वो ही ऑलवेज स्पीक्स हिज हार्ट आउट। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब स्पीच के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि सबसे पीछे थे सारे सियासी रहनुमाओं में, तो हमेशा खुद भी कहते हैं कि मुझे तकरीर करना नहीं आती थी। लेकिन इमरान खान जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए तो मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने लिखा हुआ कुछ पढ़ा हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो लाहौर का जलसा हो, या चाहे कोई भी जगह हो। इसमें कोई मुजायका या बुराई नहीं है, लेकिन पब्लिकली जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। की आपको एक और अचीवमेंट बताऊं कि नवंबर 2014 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब किया था, और वह सबसे कम उम्र
जो वहाँ पर कहले मुकर्रर थी, और इससे पहले ये एजाज उनकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास था। तो ये भी उनकी एक बड़ी अचीवमेंट, और इस तरह से वो पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट है। हम चूंकि उनकी स्पेसिफिकली बात करें तो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स में भी नजर आता है, जिस तरह से वो इलेक्शन कैंपेन में साथ साथ रही बिलावल भुट्टो जरदारी के, तो उनका इंटरेस्ट लेवल एज कम्पेयर टू जो बख्तावर भुट्टो है उनसे ज्यादा नजर लेकिन आया। फैमिली पॉलिटिक्स से जी लेगेसी है सिंस जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, देन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, इनके मामू जो कि भाई थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, एंड देन वालिद, ऑब्वियसली एक लेगेसी चली आती है पॉलिटिक्स की, तो ये तो होना ही है। खैर, हमने ब्रेक लेनी है। आसफा को हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आइए, आवाम के लिए अच्छा करें, कुछ आवाम के लिए बेहतर करें, और पीपल्स पार्टी का जो इमेज खराब हुआ है पंजाब के अंदर, दे हैव लॉस्ट द वोट बैंक, उसको वापस लेके आए, कुछ अच्छा करें। इस पे मैं बहुत इंप्रेस हूं। ब्रेक के बाद बताऊं किसी से ढकी छुपी नहीं है। कहते हैं कि हिमालय से ऊंची है, समुद्रों से गहरी है, शहद शहद से मीठी है, हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरी और मजबूत होती जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर दिफा है जो चीन के वाई फेंग हैं, पाकिस्तान के विजिट पर हैं, उन्होंने मुलाकात की, जिसमें बामी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई उमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। DGISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में दोनों अफवाज में ताउन के फरोग के लिए जो मफामती यादाश्तें उन पर भी दस्तखत किए गए, और मुलाकात के दौरान चीनी वजीर दिफा ने CPEC मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के इक़दाम की तारीफ भी की। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि जब CPEC का आगाज़ हुआ था तो CPEC की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वो पाक फौज ने ली थी, उस वक्त जनरल राहील शरीफ कमान कर रहे थे, और उसके बाद मुसलसल हम ये देखते हैं कि चाहे वो मुख्तलिफ कनेक्टिंग रूट्स हों, चाहे वो मनसूबे हों, चाहे वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स हों, पाक फौज पेश नज़र आती है अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए, और इसका कल बाकायदा तौर पर एतराफ़ भी किया चीनी वज़ीर दिफा ने। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया, और यहाँ पे उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और चीन हर मामले में हमेशा साथ खड़े हैं। रिसेंटली जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी उमूर पर तनाज़ा चल रहा था, पाकिस्तान ने चीन की हिमायत की थी, और चीन ने कश्मीर के मामले पर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है। सो इस तरह ये दोनों ममालिक मजीद एक दूसरे के करीब से करीब तर आते नजर आते हैं, जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत मस्बत साबित हो सकता है। जी, इस हवाले से हमने आपको अपडेट किया। अब हम बात करेंगे एड्स के दिन के हवाले से। चूँकि हम एड्स की बात करते हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए ये हर साल जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये आलमी दिन एड्स के हवाले से, और आज का दिन ये मनाया जा रहा है। बेसिकली 1988 में ये पहली दफ़ा मनाया गया। ये वबाई अमराज और इससे बचाव के पहलुओं के बारे में शऊर उजागर करने के लिए मनाया जाता है, और एक अंदाजे के मुताबिक 1,90,000 अफराद HIV के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ये वबा जो है गैर मामूली पैमाने पर जो कहने बढ़ भी रही है। 2019 की बात की जाए तो मुल्क में 25,000 नए HIV इन्फेक्शन हुए, जो 2010 के बुनियादी खत्ते के मुताबिक मुकाबले में 75% ज़्यादा हैं। और इसके बावजूद मुल्क में अगर बात की जाए तो इसकी तशखीस और इसके हवाले से अवेयरनेस सिर्फ 15% लोग ही जो है इसमें किसी थेरेपी की तरफ जा सकते हैं, या उनको कोई ट्रीटमेंट उस तरह से होता है। और ये ज़्यादातर जो इसकी फैलने की वजह है वो आप जो पहले से इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस होती हैं, मरीज़ को खून देने का मामला होता है, पहले जो खून देने से पहले आप टेस्ट नहीं करवाते, उसमें अगर कोई ऐसा फैक्टर मौजूद है, अगर किसी खुदा ना किसी की खातून को एड्स है और वो अपने बच्चे को इस तरह से दूध पिलाती हैं, इसी तरह से अगर हम जो फिजिकल इंटरेक्शन है या सेक्सुअल जो भी मामलात होते हैं उस वजह से भी ये बहुत सारी इसके फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। तो इस दिन को मनाने का पर्पज़ यही है कि इस हवाले से अवेयरनेस दी जाए। मैं इस दिन के थीम के हवाले से तो बता दूं थोड़ा सा कि इस साल एंडिंग द एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट इसका दिन है, और ये आपने इस 2020 का थीम है बेसिकली। बिल्कुल, और एड्स के बारे में हमने जैसे वजूहात की बात की कि एड्स फैलता किस तरीके से है, पहले से इस्तेमाल शुदा सिरिंज का दोबारा से इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ जो हजाम की दुकान है वहाँ पे जो ब्लेड्स का इस्तेमाल है, ये बहुत बड़ा बाइस है। खून की मुंतकिली, एक ऐसे शख्स का खून दूसरे शख्स को लगना जिसके अंदर पहले से एड्स HIV मौजूद हो, गैर अज़दवाजी ताल्लुकात, जिनसी बेरारवी बहुत बड़ी वजह है, और खासतौर पर वो लोग जो कि ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मौजूद है, और अर्बन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा है, उनमें भी एड्स एक बहुत बड़ी वजह है फैलने की। लेकिन इन सारी वजूहात को हम अगर ले लें तो सबसे बड़ी वजह अवेयरनेस है। जब लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उन्होंने सेहत के हवाले से एहतियात करनी है, तो एड्स जो है वो फैलता चला जाता है, और एक वक्त में तो इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब भी हमें मालूम नहीं कि हमारे आसपास HIV के कितने मरीज हमारे आसपास घूम रहे हैं और कितने मरीजों से HIV आगे शिफ्ट हो सकता है। सो इन सारी बीमारियों को देखते
हुए अगर एड्स की हम बात करें तो एड्स अभी तक ला इलाज है। एड्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका इलाज नहीं है। इसकी अवेयरनेस के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम बात करें ड्रग्स एडिक्ट जो लोग होते हैं, जो सिरेंजेस का इस्तेमाल करते हैं, उससे वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम अगर इनफैक्ट हॉस्पिटल्स में भी अगर आप जाते हैं, खुदा ना खास्ता आपको कोई इस तरह की कोई सिरेंज लगा दे और ऑलरेडी वो किसी ऐसे एक्सपोज हुई हो, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसके वो HIV पॉजिटिव हो, तो आपको भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आप हम डॉक्टर्स वगैरह के भी जब भी रिकमेंडेशंस आती हैं कि जब आप कोई इंजेक्शन लगाएं, किसी सिरेंज का इस्तेमाल करें, तो ये चेक करें कि वो पैक्ड हो और उसको नए सिरे से खोला जाए और फिर ही वो आप इस्तेमाल की जाए। तो ये और इसमें ये जब एड्स के बारे में हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो हमेशा हम ये बात करते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और इसका तो इलाज है भी नहीं। तो एहतियात कर लीजिए, एड्स से बचिए। आज का दिन पाकिस्तान जैसी मईशतों को लेकर, पाकिस्तान जैसे हेल्थ स्ट्रक्चर्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि जब दुनिया इस वक्त सितारों के ऊपर कमंड डाल रही है, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, और हम अभी तक एड्स जैसी बीमारियों, पोलियो जैसी बीमारियों जिसकी कैंपेन भी चल रही है, इन बीमारियों में हम फंसे हुए हैं। तो हमें इससे आगे निकलना है और ये बीमारियाँ एहतियात के साथ इनको हम रोक सकते हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं। सो हमने अब माइंड मैटर्स की जानिब बिल्कुल, आज वकार अहमद मलिक साहब हमारे लिए कुछ बहुत यूनिक से आइडिया के साथ माइंड मैटर्स में बताने वाले हैं। सो वकार अहमद मलिक से जानते हैं। ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूं वकार अहमद। इस माइंड मैटर्स में हमारा मौजू है कि जो शमसी निज़ाम की तस्वीरें दरसी किताबों में दिखाई जाती हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? अगर मैं ये कहूँ कि वो गलत हैं तो शायद ये ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि वो स्केल के मुताबिक नहीं होती। उनकी मजबूरी है। किसी भी बुक के अंदर आप स्केल के हिसाब से ज़मीन को जो उसका एक्चुअल साइज़ है नहीं दिखा सकते, जो सोलर सिस्टम है उसका एक्चुअल साइज़ है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली ज़मीन का सोलर सिस्टम के अंदर यूँ समझिए कि हमारी वक़्त क्या है या हमारा एक्चुअली साइज़ क्या है, वो इस माइंड मैटर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि शमसी निज़ाम, इसका जो वजूद है ये 4 अरब 56 करोड़ साल पहले वजूद में आया। शमसी निज़ाम में जो सन है, जो सूरज है, उसको एक ऐसी हैसियत हासिल है कि प्लैनेट सारे जो हैं उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि पूरा सोलर सिस्टम या पूरा जो शमसी निज़ाम है उसको हम इकट्ठा कर दें, यानी उसका जितना मैस है उसको इकट्ठा कर दें और उसको हम 100 तस्वुर कर लें कि ये एक 100 है, तो इसके अंदर सूरज जो है वो कितना है, उसका मैस कितना है, सूरज कितना है, तो हमें मालूम होता है कि 99.86% जो है वो सूरज है, सिर्फ सूरज। इसके अलावा जितने प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून है, सैटर्न है, या मार्स है, या मरकरी है, या अर्थ है, वीनस है, ये तमाम 0.14% है। और अगर ये 0.14% है, इस 0.14% में बड़ी बड़ी बलाएं हैं, यानी 99.86% सूरज को हम अलहदा कर दें, पीछे 0.14% जिसमें के बहुत सारे मून्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जुपिटर है, इसमें सैटर्न है, तो उस पे 0.14% में अर्थ कितनी है? तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अर्थ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि मतलब आप सूरज के हिसाब से उसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। आप यूँ समझिए कि जो सूरज है उसके अंदर 3,33,000 अर्थ जो हैं वो मिले तो वो एक मैस बनता है, एक सोलर मैस हम उसको कह सकते हैं, एक मैस बनता है जो कि एक सूरज बनता है, यानी 3,33,000 ज़मीनें। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए कि जिसके ये जो सन है और सन के आगे आपको ज़मीन एक डॉट, एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है, उस छोटे डॉट के साथ एक बहुत ही बारीक सा डॉट नज़र आ रहा है जो कि मून है, और ये सन है। ये बेसिकली स्केल के हिसाब से दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में आप ये देखें कि सन और उसके बाद ये जो छोटी सी ये अर्थ है, यानी मरकरी है, वीनस है, और मरकरी वीनस के बाद ये अर्थ है, और अर्थ के बाद फिर मार्स है। तो ये जो 4 प्लैनेट्स बहुत इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं, उसमें आप ज़रा बाकी प्लैनेट्स को देखिए और अपनी अर्थ को देखिए, तो हम मतलब हमारा जो स्केल है वो कितना छोटा है। और एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए जिसमें सन को दिखाया गया है और उसके साथ अर्थ को दिखाया गया है, और इसमें भी आप देखिए कि अर्थ जो है वो कितनी छोटी है। तो माइंड मैटर्स की इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको सोलर सिस्टम का बताया जाए कि उसकी वसअत कितनी है। गो के हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ये मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, गैलेक्सी की अपनी बात नहीं कर रहा जिसमें 400 बिलियन स्टार्स हैं, और डेफिनेटली मैं कायनात की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा जिसमें 120 बिलियन गैलेक्सीज हैं। इन तमाम चीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, तो एक सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और उस सोलर सिस्टम के अंदर हम क्या हैं, ये अपनी ज़मीन देखिए। और हमारी एक प्रोब, एक मशीन जो है वॉयेजर 1, जो 1977 में जिसने सफ़र स्टार्ट किया था, तो अभी तक वो 22 अरब किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। तो
तो इमेजिन कीजिए कि जो सोलर सिस्टम है इसका स्केल कितना बड़ा है और इतने बड़े स्केल के अंदर अर्थ क्या है। तो मकसद ये है इस वीडियो का कि अब जब आपको ये मालूम हो जाता है कि अर्थ ये है, तो फिर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि इस अर्थ के ऊपर मैं क्या हूँ और आप क्या हैं। और ये जो हमने मसाइल और ये जो बहुत सारी चीज़ें हमने नॉन इश्यूज़ की सूरत में पाले हुए, जो लोग वहाँ पे गए हैं उन्होंने वो लोकेशन देखी है। वैसे इससे पहले कि मेरा पाकिस्तान देखें, आई डोंट नो हिना ने बताया या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे परियां शरियां भी आती हैं। आई हैव हर्ड। देखते ये हैं बस कि आज कुछ मेरा फहमियां पाकिस्तान में सैदपुर विलेज के अंदर हिना हमें क्या दिखा रही है। ओवर टू हिना। और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, जब भी इस्लामाबाद का नाम लिया जाए तो तस्वुर में एक जदीद शहर उभर कर सामने आता है। इस जदीद शहर की मारगला पहाड़ियों में कुछ तारीखी मकामात मौजूद हैं और उन्हीं में से एक तारीखी मकाम पर आज मैं मौजूद हूं, जिसका नाम है सैदपुर विलेज। मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़या ये गांव इंतहाई अहमियत का हामिल है। कहा यह जाता है कि ये गांव तकरीबन 500 साल पुराना है। यहाँ पर कुछ तारीखी इमारतें माजी की याद ताज़ा करती हैं, पानी के साफ शफाफ चश्मे बहते हैं और इस्लामाबाद की इंतजामिया का ये कहना है कि ये मॉडर्न विलेज है। मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़या सैदपुर विलेज ने अपने अंदर सदियों पुरानी तारीख से मोई हुई है। यहाँ मौजूद 285 साल पुराना हिंदू मंदिर, सिखों का गुरुद्वारा और एक मस्जिद इस शहर की मजहबी हमआहंगी का आकाश है। माना जाता था कि ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में पोटोहार के गक्खड़ कबीले का सरदार सुल्तान सारंग खान था, जिसने यहाँ एक बस्ती आबाद की और इस गांव का नाम अपने बेटे सैद खान के पीछे सैदपुर रखा। किसी जमाने में इसको कम्हारों की बस्ती भी कहा जाता था। यहाँ के लोगों का पेशा मिट्टी के बर्तन बनाना था। सैदपुर गांव की कदीम तर्ज और पत्थरों से बनी इमारतों, मंदिर, मस्जिद और धर्मशाला से यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के धुंधले नकूच जाहिर होते हैं। अपने अंदर सदियों पुरानी तारीख से मोए इस गांव को सरकारी सतह पर भी सकाफती विरसा करार दिया गया है, जबकि इस गांव में मौजूद पुरानी इमारतों को मुरम्मत के बाद असली हालत में बरकरार रखा गया है। और अब मैं आपको इस तारीखी गांव के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक बताऊंगी। इस पर बात करने के लिए हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है अरीब अजहर ने, तो आइए उनसे बात करते हैं। अरीब, आप इस गांव की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत एक कदीम गांव है, बस्ती है यहाँ की। ओरिजिनली कहते हैं कि ये बाबर के ज़माने में गक्खड़ कबीले के सुल्तान थे, सरदार थे, सुल्तान सारंग खान, जिन्होंने आके इसको यहाँ पे आबाद किया था। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सैदपुर विलेज में आपको एक ही जगह पे सिखों का गुरुद्वारा भी मिलता है, हिंदुओं का मंदिर भी मिलता है और मस्जिद भी मिलती है। अच्छा अरीब, आप मुझे ये बताइए कि इस जगह में, इस गांव में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और आपका सूफीज़म से काफी गहरा ताल्लुक है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्या पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाता है? सारी जो गुरु नानक की जो शायरी है या बाबा बुल्ले शाह की शायरी है या ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी है या सचल सरमस्त या शाह लतीफ़ की शायरी है, तो उसमें उन्होंने यही कोशिश की थी कि वो जो एक रूहानियत के सिलसिले हैं उनको बयान किया जाए और ना कि ये कि मजहबी तफरीकारी में पढ़ा जाए। तो ये सैदपुर विलेज जो है ये उसको बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करता है। अरीब, आपने सूफी कलाम की बात की है, तो अपना कोई सूफी कलाम ही हमें सुना दे। अलिफ अल्लाह नूर उपाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले ते कौन
मिटते दुख के साए, मेरा पल पल मन घबराए नहीं, मिटते दुख के साए, मेरा पल पल मन घबराए, हल कर दे मुश्किल मेरी, तूने सारे रोग मिटाए, हल कर दे मुश्किल मेरी, तूने सारे रोग मिटाए। सहारा है मेरा नामे कलंदर, सहारा है मेरा नामे कलंदर, तलुए सर है शामे कलंदर, तलुए सर है शामे कलंदर, उठो रिंदो, उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलुए सर है शामे कलंदर, तलुए सर है शामे कलंदर, कलंदर झूललाल, कलंदर सोहनालाल, कलंदर सोहनालाल। वाओ, जबरदस्त, जबरदस्त। Thank you so much, Hina. सैदपुर विलेज कुदरती हुस्न से माला माल तो है, इसके अलावा ये तारीखी अहमियत का भी हामिल है। और ये जो विलेज है इसके अंदर बहुत अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ की इंतजामिया ने इसे रेस्टोर किया है, इसे प्रिजर्व किया है। व्यूअर्स, इस वक्त मैं सैदपुर विलेज की एंट्रेंस पर मौजूद हूँ और एंट्रेंस पे इन्होंने एक रिक्शा प्लेस किया हुआ है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। नाज़रीन, मैंने तो भरपूर तरीके से सैदपुर विलेज की सैर की है, बहुत घूमी फिरी हूँ। और जब आप इतना घूमते फिरते हैं तो कैलोरीज बर्न होती हैं, जब कैलोरीज बर्न होती है तो बहुत भूख लगती है। और मुझे लग रही है भूख, मैंने अपने लिए यहाँ से नाश्ता ऑर्डर कर लिया हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेसो। Our society, the problems that we have in our society, we are actually joined by USAID's Mission Director Julie Conian, who is a long-time veteran of international and development in addition to her current services as the USAID Pakistan Mission Director, which has started in 2019. She served in Pakistan as USAID Office Director for Democracy and Governance from 2004 till 2007. And as USAID's Deputy Mission Director in Karachi from 2010 to 2011, she has also served with USAID in Nigeria, Sierra Leone and Colombia. We are thrilled and honored to have her on our show and we welcome you. I wish you a very good morning. I hope you are doing well. How does your morning start, Julia? And it got better with the espresso, we believe. Well, good morning, Imran and Armala. I'm very happy to be here. The morning is starting off very well. Thank you. Well, first of all, let me say you look gorgeous. You look really nice. Oh, yes. And wearing such a bright color, you know, kind of morning color, I must say. So it's a pleasure to have you with us in our show, Julia. First of all, just let us know about your experience to be in Pakistan. You know, you've been here before, we know that. But how's this particular spell when there's a COVID season going on and then you're in Pakistan? Yeah. How do you feel? Well, I do seem to keep returning to Pakistan and gladly to do so. Pakistan is a place that keeps drawing me back. There's such diversity in the people, in the terrain, in the development challenges. And it's a place that I come back to because the partnerships that we achieve here, we're able to accomplish a lot. I will say it has been challenging with COVID this time. We haven't been able to move around as much. We've mobilized to provide partnership and support on specific COVID related issues to try to help Pakistan weather the storm of COVID. Okay, that's great. Julia, what's your morning regime most of the time when you're in Pakistan? Because we really want to know what do you like the most about this Pakistan and specifically if we talk about Pakistani people. Well, the morning regime is getting up very, very early and taking my coffee in the morning. I go through the news of Pakistan to just keep up with what's happening all over the country. I normally come into work and the staff is there and we're ready to go every single day. It's a very motivated staff. The vast majority of my team in Pakistan are Pakistanis, so I get a wonderful opportunity to enjoy the humor, the seriousness, the brilliance of my Pakistani staff.
So this is what we Pakistanis are known for, you know, mainly the humor, the food and the breakfast and all that. Well, it's really great to know. Let's come to the subject now. You have a great career. I was just reading about you, mashallah. You have done great so far, you know, being in USAID and, you know, working in the development sector. You did amazing. So now when we talk about the younger women in Pakistan or countries like Pakistan, they have got a huge pressure in them, you know, the social pressure when it comes to education, when it comes to their career. And in this particular manner, USAID has a great responsibility as well, and so is the role that you have played so far. How you see this particular context in countries like Pakistan? Well, I think that women and girls have challenges all over the world, and of course that's true also in Pakistan. So in our development work here, in our programs that perhaps we'll talk about later, we really try to consider the specific circumstances that girls and women experience and how to help them be able to advance and achieve the dreams they have, whatever those dreams are. And obviously this involves education, this involves healthcare, this involves fair opportunities to be business people if they would like to be. Okay, so you tell us about to our viewers, that what's it basically USAID, who are not familiar with this kind of organization. Tell us about that. Okay, sure. USAID, or the United States Agency for International Development, is an agency of the United States government. It was started almost, or maybe more than 70 years ago now, on the idea that the world would be a better place if all of its people are healthy, educated, food secure, and able to lead dignified lives. So USAID operates with two different arms all over the world. There's an emergency response arm where these are the first responders. When there's a disaster, whether it's man-made or natural disaster, their job is to save lives. And so the other part of USAID is development. And these are the longer term kind of challenges. And we work side by side with communities and governments to address the kinds of challenges that exist in that particular country. So it could be in the education sector, health, agriculture, energy, whatever issues are holding back a country from achieving its objectives. I think we've been reading about USAID, and you guys have played such a great role so far if you talk about these, you know, underdevelopment sectors. So right now I would love to talk about this 16 days campaign which we have done curtain raiser for as well. It's activism against gender-based violence, and this is something which is a great subject in Pakistan, I must say, or countries like Pakistan, and even in India and subcontinent, you know, where there's a great you know, factor exists regarding this violence factor I'm talking about. So what this basically campaign is and how USAID is you know, going with the campaign. Well, let me start by saying that the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence is an annual event. It's a worldwide event, and it's in its 29th year. The objective of it is to put a spotlight on the broad-ranging violence and discrimination that people experience because they're women or girls. And the objective is to not only put the spotlight on it, but to explain the impacts of this violence and discrimination, and hopefully at some point to put an end to it. If we talk about women, why should we all be concerned about the issues of like discrimination and violence against women? Is this really important that men should think about it? I think that this is not just a women issue. This is a humanity issue. That it's something that it affects families. When there's violence in the home, it's not just the woman who experiences it, the entire family experiences it in different ways. And for example, children will be witnesses to violence in a family home environment. And probably the most heartbreaking element of their being witness to it is it normalizes it. And it perhaps sometimes gives the signal to the children that this is the correct way for people to interact. This is the correct way for men and boys to interact with women and girls. And so this has a very corrosive effect. It affects the way girls want to go to school, how they perform in school. It affects the women in the household.
So it cuts off the ability for women to really feel like their voice is important and that they can also contribute fully in a way they want to their country and family. Well, I think the women in Pakistan, they have not just contributed a lot towards this particular matter that you're mentioning. With that, I think society has also got certain good examples when it comes to the females in Pakistan. But still, we have a huge kind of lacking when we talk about the female and the younger women education. So you have a huge contribution towards this particular subject as well. What those contributions are and what are the future plans when we talk about the female education, when we talk about the USAID? Well, thanks for that question. Every single program that USAID designs and implements, of course, we do it side by side with communities and with government. And we have to consider the really particular issues that affect women and girls. So in the education sector, why is it that so many girls are not in school? Two-thirds of the people who are not in school now, the children who are not in school, two-thirds of those are girls. So we need to understand the familial kinds of issues that prevent the girls from going to school. We need to understand even the infrastructure kinds of factors that make it not comfortable for a girl, especially after she reaches puberty, to go to school. And so we address these things by engagement with the community. So are you somehow satisfied the steps that has been taken so far, particularly if I talk about the one of the provinces, Khyber Pakhtunkhwa, KP government? They have taken significant steps towards females education to bring the girls to the schools, and they were even offering some kind of stipends to the people, to the students to join the schools, and teachers as well. So are you satisfied somehow the actions have been so far taken by the government, in particular the provincial governments? I'm very happy with the steps that have been taken by the provincial governments. KP province, Sindh province, I've seen their work firsthand, and I'm satisfied with it. But I think none of us are satisfied with the pace of the achievement. And so we all are motivated to keep going forward to make sure that every girl who's eligible for school is able to participate. Okay, if we talk about the health issues, basically, if we're addressing the whole addressing this situation, the whole scenario that women are being violated and there are certain issues. But if we talk about the health services, are you satisfied with that, or USAID program is developing some kind of strategy regarding it? The gender aspects of any program that we implement must consider the gender aspects. And so in the health sector, the thing that's very, very important is to ensure, first of all, that women who have access to quality health care, particularly when they're pregnant. And that helps us so they have a healthy pregnancy and they give birth to healthy children. Now, that's not always possible. And so it's a work in progress. I know the federal government, the provincial governments are working very hard to ensure that women get to the medical facilities, that they're comfortable in those medical facilities, and that they receive quality care while they're there. This is for the good of the family in ways you couldn't even imagine. Statistically, a woman who goes for health care, she will give birth to a healthy child, and that child will survive. True. Okay, so just moving ahead, talk about some economic empowerment, because when we see countries like China, they have done significant improvements, and they have achieved a lot when we talk about the economic empowerment towards the female population. But when we talk about countries like Pakistan, we have such problems as well, and the organizations like USAID, obviously they're helping us in it. Do we have certain model to follow in this particular manner if we talk about economic empowerment of females? Yes. I think one of the most enjoyable events I've been at recently, virtually, was an event where we heard about the successes of small business people who received grants to help to grow their businesses. And 50% of those grant recipients were women, and some of them were young and dynamic. And we feel that when brilliant girls and women have a good idea, that it's our role, if we can, to help them to succeed, to help them with the wherewithal to succeed. So sometimes it's financing, sometimes it's training on how to do bookkeeping or how to manage your business. But those opportunities should be made available to men and to women.
Okay, right. Okay, what role does civic engagement play in empowering women and girls, specifically if we talk about them, and how does this program support this goal? So it's difficult for a country to be responsive to the needs of its citizens if it's only hearing from half of its citizens. So this is where USAID and many Pakistani organizations and other donors also become involved in trying to help women to be able to participate in policy discussions, to help governments understand what the particular challenges are that they experience in order for policies and programs and services to cater to their needs as well as to the men in society. Okay, since you're here, we would like to ask one more question about COVID. That since America has faced a lot of trouble in this COVID situation, and there were a lot of crises over there, so Pakistan has, as compared to America, Pakistan has tackled it in a very sophisticated or something in a very systematically. So, do you have something to learn from Pakistan, specifically America? Well, I think that what we have to learn is that mask wearing is very effective. Yeah. And I would recommend that my country people back in the United States adhere to that, listen to scientists, and heed their advice. Perfect, perfect. We asked you some very dry questions in the morning. I hope your morning is not that much dry, and exactly. we didn't drag much the topics. Thank you so much for being with us. Thank you so much for joining us. Anything in the end of the show to all our viewers, to all Express viewers, to all Pakistanis who are watching you right now? Anything you want to say? Yeah. I just want to say thanks very much for the years of friendship and love that I've received from Pakistanis all over this country. That's what keeps me coming back here, is I just enjoy so much talking to you and learning from you and learning more and more about the culture. Thank you. Thank you so much. We will love to have you in our studio someday, and we'll love to interact with you live, sitting in front of us. And to take you to the Androon Lahore, that we call the intercity, to have some amazing food that Lahore city has. So I guess you're a foodie, and if you are not, then you must have been a foodie now while living in Pakistan. Do you agree, Julie? I agree, and I will take you up on that offer. I would love to go and visit the foodie places in Lahore. Have you learned something in Urdu? We'd love to ask you that you say something for our Expresso viewers in Urdu. We'll have a small little test of that. I can ask you how you are. Kya haal hai? Bilkul theek hai. That's great. Thank you very much. Thank you so much for joining us. Thank you very much. Well, thank you so much, Julie, once again for being with us. And we had really some important information from your side. And the subjects that you talked about are really significant when we, talk about Pakistan. So once again, thank you so much. Thank you so much for joining. We'll take a short break and we'll be right back. Stay tuned to Expresso. उनकी बजाय कुछ सिंधी मीडियम पर आ गए। डायरेक्ट सिंधी मीडियम में चले गए। तो हमने कहा अंग्रेजी के बाद जरा उर्दू में स्विच किया जाए। अभी ये जो आपने गाना सुना और इसमें जो सिंगर है बेसिकली, आज हमने आपकी मुलाकात उनसे करानी है। और मिला इतनी एनर्जी, इतनी जबरदस्त आवाज, इतनी छोटी सी उम्र में। Amazing. Yes, I agree. और इनका जो गाना है बेसिकली, इन्होंने अली जफर के साथ एक गाना गाया था, उसके बाद बहुत पॉपुलर हुई, फिर इन्होंने दोबारा से अली जफर के साथ एक गाना रिलीज किया है सिंधी जबान में, और ये बहुत मजेदार है, सुनने में अच्छा लगता है। दो की मुझे समझ नहीं आ रही वैसे सबटाइटल्स में लिखा हुआ है अंग्रेजी में। हाँ, लेकिन इट्स अ ट्रीट टू हैव। अब अरूज फातिमा हमारे साथ मौजूद है, और अरूज से जानते हैं कितनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा गा लेती हैं और किस तरह से ये मैनेज करती हैं। थैंक यू सो मच अरूज फातिमा फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह की शुक्र। आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरूज, सबसे पहले तो ये बताएं कि गाना जब आपने गाया, इससे पहले शाजिया खुश भी गा चुकी हैं, इसको रीमिक्स किया गया और इतने बड़े सुपरस्टार अली जफर के साथ गाया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा, पहले मतलब हमने लैला लैला किया था, तो उससे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। देन आपने देखा होगा कि अभी रात में हमारे साथ आबिद गोई मौजूद हैं, वो माइक, तो उन्होंने हमें गाने की सजेशन दी कि अभी मतलब सिंधी करते हैं, तो हम ये सजेशन करनी था कि फर्स्ट लेकर गए, आपस में डिस्कस हुआ और देन इस तरह से हमारा गाना हुआ, वीडियो ही हुआ। और इस बार भी आउटडोर था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ है। ठीक है। अच्छा अरूज, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नॉर्मली जब हम बात करते हैं गाने की रिकॉर्डिंग के हवाले से बहुत सारी चीजें, तो गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत यादगार हो? अच्छा, गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मतलब अली भाई बहुत ऊपर से गाते हैं,
तो मतलब मुझे बहुत ऊपर से गाना पड़ रहा था, तो बहुत पावर लगानी पड़ी थी मुझे। और मुझे याद है कि मेरे साथ आबिद भाई मौजूद थे, तो आबिद भाई जो है झुक जाते हैं मतलब गाते वक्त लिरिक्स, तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है, भाई ये है लिरिक्स, ये है लिरिक्स। अच्छा, जो कमाल की बात थी, मैंने आबिद की और आपकी जो कुछ ऑफ एयर यानी कि कैजुअल कुछ परफॉर्मेंसेस मैंने देखी, कल एक क्लिप मैंने देखा जिसपे गिटार्स के साथ आप और आबिद परफॉर्म कर रहे थे, केमिस्ट्री बड़ी कमाल है। ये बेसिकली आइडिया अली जफर का था कि अब अले को हम दोबारा से करते हैं, क्योंकि अले इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रीजनल फोक सॉन्ग है। उरूज, अच्छा, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मतलब सजेशन आबिद भाई ने दिया था और हम इस सजेशन को अली भाई के लेकर गए, हमने आपस में उनसे डिस्कस किया और उन्होंने फिर ओके किया अली करने पर। तो अच्छा, हम बाकी बात बाद में करेंगे। नॉर्मली हम एंड पे गाना सुनते हैं, लेकिन हम उरूज से चाहते हैं कि जरा लैला और लैला तो हमें सुनाइए, जो कि हमारे दिलों की जान है, बलोची जबान भी, बलोचिस्तान भी। जरा लैला और लैला हमें सुनाइए और फिर हम आगे मजीद बात करेंगे। थोड़ा सा फिर हम आपसे ये वाला गाना भी सुनेंगे, उरूज ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। हाँ जी। Thank you very much for making our morning such a melodious one. Thank you very much. अच्छा, उरूज, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, आप पूछिए। जी, अच्छा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपने क्या प्रोफेशनली ये डिसाइड कर लिया उरूज दैट यू आर गोइंग टू बी अ सिंगर, बिकॉज आवाज तो बहुत अच्छी है, अली जफर के साथ आप आ गई, एक ड्रीम होता है इतने बड़े स्टार के साथ आना, तो प्रोफेशनली हम देखने जा रहे हैं कि उरूज इज गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल सिंगर इन फ्यूचर, या कुछ और करना और गाना साथ साथ चलेगा? अच्छा, मैं जब छोटी सी थी तो मेरा बड़ा शौक था आर्मी डॉक्टर बनने का, मतलब फिर साथ साथ में सिंगिंग भी स्टार्ट हो गई, तो सिंगिंग तो एक तरीके की हॉबी है, बट मेरा ये ड्रीम है कि आर्मी डॉक्टर बनूं, बट थोड़ा आर्मी डॉक्टर मुश्किल है, मतलब सिंगिंग और आर्मी डॉक्टर में बहुत फर्क है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। मेरा ड्रीम तो यही था, लेकिन सिंगिंग तो इंशाल्लाह साथ रहेगी और सिंगिंग से मेरा प्रोफेशन। अच्छा अरियूद, मुझे अपने घर वालों का रिएक्शन बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली पेरेंट्स थोड़े रिलक्टेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब बच्चे इस तरह से कहती है हमने गाना गाना है, और बलूचिस्तान में खास तौर पे स्पेशली हम उधर बात करें, तो रिएक्शन कैसा था आपके इर्द गिर्द के लोगों का, घर वालों का, पेरेंट्स का? ऑब्वियसली परमिशन दी है तो गा रहे हो, बट स्टिल एक रिएक्शन तो होता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि बलूचिस्तान जो है मतलब उसमें इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता, और खासकर लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे शुरू से मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खासकर मेरी फैमिली में मेरे भाई हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, और हर जगह मैं उन्हीं के साथ जाती हूँ। हाँ, खानदान में कहते हैं ना कि जब आप साथ चलते हो तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी होती है, तो बातें तो होती रहती है, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो फिर कुछ नहीं है। नो डाउट इन इट। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप एक गो में गाना शुरू करती हो, जैसा कि लैला और लैला था, ऐसा लगता था एक लाइव सेशन है, एंड पहली दफा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो क्या ये भी गाना ऐसे ही रिकॉर्ड हुआ या इसमें कोई रीटेक्स वगैरह थी? इसके हवाले से हमें बताइए। रीटेक्स वगैरह, अच्छा लैला और लैला थोड़ा सिंपली हो गया, लेकिन अले में एक तरीके का ग्रुप भी था, मतलब पूरा आउटडोर शूट था, तो थोड़े रीटेक्स हो जाया करते थे, मतलब डांस के दौरान डांस स्टेप भूल गए, कुछ कर लिया, दोबारा से गाना लगा लिया, फिर एक टाइम पे अली भाई खुद कैमरा लेके वीडियो बना रहे थे तो ये कुछ सिस्टम हो रहा था। मुझे ये बताओ कि अली भाई को बलोची और सिंधी सब कुछ सिखाई जा रही हो, कैसे? मतलब अली भाई तो मेला लूट लिया, उर्दू गाने, बॉलीवुड, लॉलीवुड, लेकिन ये सिंधी और फिर बलोची ये कैसे करवा लेती हो आप उनसे? अच्छा, बलोची गाना जब हम लोग लैला और लैला कर रहे थे, तो हम लोग, उनके पास एक डायरी थी, तो हम उनको उस पर लिखवा रहे थे लैला और लैला की लिरिक्स, तो मतलब वो माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड इंसान है, मतलब उन्होंने बहुत जल्दी पिक कर लिया था, मतलब वो है पंजाबी और वो बलोची गाना गा रहे हैं, तो बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से गाया। इसी तरह अल्ले भी मतलब उनको सीखना पड़ा
अच्छा मैं जो हूँ मैं 5 लैंग्वेजेस सिखाती हूँ, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल नहीं था, सही। तो मैंने कर लिया था, लेकिन अली भाई को मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह की होगी गाया गाने में। अच्छा अरुज, ये बताएं आप म्यूजिक को कितना टाइम देते हैं? बिकॉज सिंस यू आर वेरी यंग और मेरे ख्याल से इस एज में बहुत सारे और भी आपके पढ़ाई भी है, दीगर हॉबीज भी है, उनको भी करना है। म्यूजिक भी नो डाउट इट्स अ हॉबी। कितना टाइम देती हो, किस तरह से मैनेज करती हो अपनी टाइमिंग्स को? अच्छा दरमियान में स्टडीज आ गई थी, मतलब स्कूल खुल गए थे तो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नूर आया मैं बताया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादा सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ पैर जुदाई दा जीते लवांगी, हम दोस्त देता सब माफ पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले, और रातां नू यादां दी छावे बैके मैं तस्बीह करा तेरा नाम लेके, थक गई अखबारे मैं दुखड़े सहके, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के, मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, ते मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा उरुज, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम है हमारे पास। वी आर सो सॉरी, ऐसे आर्टिस्ट को गाते हुए रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ ना। बट इतना मजा आ रहा था हमें भी। आई विश कि ज्यादा वक्त होता, हम ज्यादा बात करते हैं आपसे। एग्जैक्टली और ये कवर मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो थैंक यू सो मच अरूज फॉर जॉइनिंग अस, इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए। और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है और इसी तरह से गाने जगमगाती रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक टू अली भाई एज वेल। अच्छे अच्छे सिंगल्स लेकर आए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। इतना कोई म्यूजिकल हो गया था सीन के, अब वापस जब न्यूज की जानिब जा रहे हैं तो थोड़ा अजीब ही लग रहा है, लेकिन अब भी हम मौसीकी की ही बात करने वाले हैं और मौसीकी के बहुत बड़े नाम की बात। बिल्कुल, नामवर नगमा नगार रियाजुर रहमान सागर के मदाज उनका 69वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। रियाजुर रहमान सागर की बात कीजिए तो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लातादाद गाने दिए। उन्होंने फिल्म लाला रुख से नगमा नगारी का सफर शुरू किया, लेकिन उन्हें जो शोहरत मिली वो फिल्म शरीके हयात और फिल्म समाज के नगमों से मिली। उनकी दीगर फिल्मों की बात करी जाए तो दिल लगी, बंदिश, भरोसा और रोशनी के गाने आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। बिल्कुल, रियाजुर रहमान सागर ने बतौर राइटर फिल्म इंडस्ट्री की 75 से ज़ायद फिल्मों की कहानियां लिखी हैं आपके गीतों में। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, आंखें गज़ल है आपकी, देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, और मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, जिसने वारिस बेग को शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया। और देन अदनान समी खान का जरा ढोल की बजाओ गोरी, मेहंदी पे सबसे ज्यादा बजने वाला गाना, जरा ढोल की बजाओ गोरियो, और कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने, कर लेंगे चार बातें इस बात के बहाने। इस किस्म के मशहूर गीत और ऐसे सैकड़ों गाने, ये तो चंद हैं जो हमने आपको बताए हैं। सो बहुत बड़ी शख्सियत, आज उनका 79वां यौम पैदाइश है। अगर आज हमारे दरमियान मौजूद होते, फिजिकली मौजूद होते, तो 79 के होते। फन तो उनका मौजूद है ही, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। एक्सप्रेसो की जानिब से आपको हमारा खिराज तहसीन, खिराज अकीदत आपके काम को, जो आपने फ़न की खिदमत की है। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके और फेवरेट सेगमेंट खेल के हवाले से। वेलकम बैक और बात करते हैं हम खेल में सबसे पहले, बल्कि इनफैक्ट क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जब खेल की बात होती है तो यूजुअली क्रिकेट की ही बात होती है, और क्रिकेट के हवाले से खबरें कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स की सेहत को लेकर बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। जब हमें पता चला कि तकरीबन 6 से 7 हमारे प्लेयर्स कोविड का शिकार हो गए न्यूजीलैंड में जाने के बाद, लेकिन वो अपनी इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर भी रहे। खासतौर पर जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, वहाँ पर जाके क्वारंटीन के अंदर उनको बड़ा मसला भी हुआ और बहुत परेशान भी हुए। फिजिकली उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हो पा
रही थी और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस के अंदर थी रही, लेकिन अब पीसीबी से के बारे में हम सुन रहे हैं कि कुछ उनको जो हमारे नफ्सियात हैं उनको कुछ सेशंस दिलवाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब सुबह सुबह एक्सप्रेसो में ज्वाइन करने के लिए। एक्सप्रेसो पी भी रहे हैं। हाँ, पी भी रहे हैं एक्सप्रेसो। तो ये बताइए सुबह सुबह क्या अच्छी खबर है न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से, क्योंकि जो भी हमने टीम की सिचुएशन बताई, कुछ प्रेशर में रही टीम और जो सिचुएशन कोविड की वजह से आई, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? अरमला, खबर तो अच्छी नहीं है क्योंकि अभी भी उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने, न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अभी भी प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी है। 3 टेस्ट हो चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कोरोना के, अभी 4था टेस्ट होना है और फिर उसके बाद क्लियरेंस मिलेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी आप समझ लीजिए कि एक तरह से एक जी बिरजा साहब आप हमारे साथ रहिए, एक ब्रेकिंग पे जाना है हमने इस वक्त। ऐवान सदर के अंदर पाकिस्तान का बड़ा एजाज है जो पाकिस्तान से बाहर शख्सियात को भी दिया जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को लेकर अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं, ये उनको दिया जा रहा है। इस तकरीब का लाइव अहवाल हमने आपको दिखाया, मजीद अपडेट्स भी आपको देते रहेंगे इस हवाले से। और अब बढ़ते हैं एक बार फिर मिर्जा साहब, गेटिंग बैक टू यू, हम चूंकि खेल की और क्रिकेट की बात कर रहे थे और अरबला ने अच्छी खबर मांगी थी, मिर्जा साहब बुरी खबर दे रहे थे। सर प्लीज शुरू कीजिएगा, मिर्जा साहब बताइएगा। ठीक है, अच्छा मिर्जा साहब से बात करें, दोबारा से हम करते हैं कनेक्ट। लेकिन इमरान, न्यूजीलैंड के हवाले से जो हम दौरे की बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स ऐड हुए थे जिसमें उस दिन आकिब जावेद भी आए थे कि प्लेयर्स ने भी कुछ नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया था, उस वजह से भी वहां पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस देखने में आई और उन्होंने उनको, अब प्रेशर में ऑब्वियसली है, एक सीरीज है उसको खेलना है और प्रेशर में खेलना इनिशियली तो बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर उसको लाया गया था और खिलाड़ियों ने इस पर रिएक्ट भी किया था। लेकिन अब हम अगर बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर, तो उसमें कुछ न्यूजीलैंड की टीम ने, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कहा है कि शायद अगले साल वो पाकिस्तान का दौरा करें। और खबरें ये भी आई थी, सलीम खालिक साहब जो हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने उनकी एक स्टोरी छपी थी 1-2 दिन पहले, जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पाकिस्तान के लिए ये बर्दाश्त करने का कहा गया है। सो इस वक्त एक बार फिर तकरीब की जानिब जाना चाहिए हमने। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब, आप कुछ खबर अच्छी नहीं बता रहे थे, अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिए। देखिए अरमला, हुआ यही कि इमरान के न्यूजीलैंड में जो है वो बहुत सख्त कवानीन है कोविड के हवाले से, वो अपने मुल्क को कोविड फ्री करना चाहते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अब तक 3 टेस्ट हो चुके हैं, अभी 4था टेस्ट होना है। काफी प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स तकरीबन हो चुके हैं, सबके नेगेटिव आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अभी उन्होंने प्रैक्टिस की इजाजत नहीं दी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। तो देखते हैं कि कब प्रैक्टिस की इजाजत देंगे। एक किले में कैद है और जहनी तौर पर यकीनन अगर आप बंद हो, आप कितने टॉर्चर का शिकार होंगे, क्योंकि 18 दिसंबर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज होना है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा टेस्टिंग टाइम है, बड़ा टफ टाइम है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए। और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड भेजा गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें इतनी क्यों दिलचस्पी जाहिर कर रहा था, क्योंकि खिलाड़ियों की सेहत हमारे लिए अहम है, फिर पाकिस्तान का इमेज भी हमारे लिए अहम है। क्योंकि न्यूजीलैंड की वजारत सेहत ने उनके न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल को कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप इस टीम को वापस भेज दें, और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने धमकी भी दी कि अगर ऐसा आइंदा हुआ तो हम टीम को वापस भेज देंगे। कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है पाकिस्तान, लेकिन मैं इसी जाने बात था मिर्जा साहब की, गली मोहल्ले की टीम नहीं है, हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं और दुनिया के बेहतरीन टॉप रैंकिंग के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम जैसे प्लेयर्स हैं। एक तो न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसमें क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं, क्या ऐसे मौके पे जाना और वहां पे, क्योंकि ये तो हो ही सकता था, मतलब कोविड पूरी दुनिया में है, उनको आप कमर्शियल फ्लाइट से ट्रेवल करवा रहे, तो हो ही सकता था, ये इसके चांसेस थे। इमरान, बड़ा आपने वैलिड क्वेश्चन रेज किया कि आखिर क्या वजह है, हम क्यों इतनी दिलचस्पी रखते हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह चुका है कि उसे बड़ा माली फायदा हुआ है गुज़िश्ता बरस जो माली साल है, लेकिन उसके बावजूद भेजना। और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल जिस तरीके से ट्रीट कर रहा है वो लम्हे फिक्रिया है। अभी हाल ही में उनके ग्रेगरी बार्कले जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। आईसीसी साहब ने उनको ये अवार्ड दिया, इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। वंस अगेन मिर्जा साहब, अब यही बात जो आप बात कर रहे थे कि जो रवैया है काबिल फिक्र है, और इस हवाले से आप मजीद जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए अरमला और इमरान, असल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है जिस तरीके से जिन हालात में न्यूजीलैंड गई, ये सब क्रिकेट बोर्ड के जहन में होगा कि वहां पर सेहत के हवाले से सिक्योरिटी के कितने सख्त कवानीन है। इन तमाम चीजों को उन्होंने जहन में रखा होगा। पाकिस्तानी टीम के डॉक्टर भी गए हुए हैं, डॉक्टर सुहेल सलीम, एक इतना बड़ा दस्ता गया है, पाकिस्तान की सीनियर टीम, पाकिस्तान की शाहीन टीम और पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ 13 ऑफिशियल
पाकिस्तान की शाहीन टीम के साथ 7 ऑफिशियल, इतना बड़ा दस्ता। और वो जिस तरह से इमरान कह रहे थे कि उनको आपने आम कमर्शियल फ्लाइट में भेजा, और दिलचस्प बात आपने देखी होगी, एक वीडियो आई थी, इमामुल हक जो है वो जहाज में सर्व कर रहे थे, मतलब पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशगप्पियों में मसरूफ थे। आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम यहाँ से गए कोविड फ्री होकर, हमारा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया, लेकिन आपको लग सकता था कमर्शियल फ्लाइट में। तो मेरे ख्याल इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए था पीसीबी को। अब इसके बाद आज पीसीबी ये खबर चला रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम से बातचीत जारी है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका से। अब कंफर्मेशन हो जाए, अल्लाह करे साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आए, एक अच्छी टीम है, क्योंकि इससे पहले हम जो बांग्लादेश या श्रीलंका या जिम्बाब्वे की टीमों को बुला चुके हैं। अगर बड़ी टीमें आएंगी तो एक इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर जाएगा। वेस्ट इंडीज को भी हमने बुलाया, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका आती है, इंग्लैंड आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, न्यूजीलैंड आती है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में वो जो कहते हैं ना कि दरवाजे बंद हो गए थे 3 मार्च 2009 के बाद। ये बात, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, बात नो डाउट ये पॉजिटिव है कि इमेज अच्छा जाएगा, क्रिकेट की बहाली होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आएगा। लेकिन जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड के दौरे को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर जो हमें सिचुएशन देखने में आई, दैट वाज वर्स्ट, कि जिस तरह से खिलाड़ियों ने लापरवाही की या वहां पे जिस तरह के मामला थे, इस सिचुएशन में अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट को भी लाते हैं तो हमारे लिए ये भी तो एक स्टेक भी होगी ना, हमारी जो कह एक इमेज या इस तरह से कि अगर हम उसको और प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं क्या कर पाते। देंगे इतने प्रेशर में आने के बाद, T20 खेल के रिजल्ट्स क्या रिजल्ट्स क्या देंगे होंगे? मेरे साहब? बिल्कुल सही कहा इमरान आपने। अरमला, असल मसला ये कि साउथ अफ्रीका का एक सिक्योरिटी का वफ्द गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान आया, सारे सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेकर गया, लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, कोविड-19 पाकिस्तान में, जिस तरह गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में 4.5-5 महीने में सबसे ज्यादा अमवात हुई कोरोना से, तो वो हालात तो बड़े खराब है। उनकी भी वजारत सेहत, उनका भी क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन तमाम चीजों पर नजर रखे होगा। टाइम कम है, बिल्कुल मुख्तसरन मुझे जो आईसीसी की सदारत के हवाले से आपने नुक्ता उठाया था, पाकिस्तान कैंप के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब नहीं हुए, ये इंडियन कैंप के थे जिनके बारे में आपने न्यूजीलैंड के गागले के बारे में बात कर रहे हैं। इसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं आप पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के ऊपर इन पर्टिकुलर? देखिए, पाकिस्तान इमरान लगता है कि तन्हा हो गया है, क्योंकि पहले ये खबर चला दी गई थी पीसीबी की जानिब से कि आईसीसी की चेयरमैनशिप के लिए एहसान मानी साहब को कहा जा रहा है। किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। इमरान ख्वाजा को हमने सपोर्ट किया और वो बुरी तरीके से हार गए हांगकांग के। तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तन्हाई की तरफ गामजन है। इन्हें अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना होगा। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर अर्ली मॉर्निंग आपने हमें ज्वाइन, गुड डे, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और डू वी हैव अ ब्रेक? ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेस में भी है, आपने मिस नहीं करना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की, और खुशी बाट आज हमें कुछ बताने वाली है हेल्थ एंड फिटनेस में। खुशी से ही जानते हैं। हाय व्यूअर्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में मैं हूँ खुशबख्त। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि एप्स का कुछ वर्कआउट बताएं जिससे आपका बेली फैट कम हो, स्टमक स्ट्रेंथन हो, कोर के मसल स्ट्रेंथन हो। दीज आर द 4 एक्सरसाइजेज जो मैं फ्लोर पे करके आपको बताऊंगी। फर्स्ट इज कॉल्ड नी टक्स, हैंड्स बिहाइंड योर head and lift your legs up, elbow towards your knee and breathe out. Breathe in, breathe out, breathe out. 15 to 20 reps each. Second is quad flutter kicks, leg straight. Alternate leg raises. If you're a beginner, then straight leg on the floor, then switch, switch, switch. Third exercise is on the floor as well. Hands directly below your shoulders. Head to heel in one line and jump in and out. Stomach tight, breathe out. And last exercise is alternate leg raises, side crunches. Lift your leg up and breathe out. Arm straight, stretch back, leg stretch forward. Okay guys, these are the 4 exercises जो आपने 15 to 20 reps करने, 4 to 5 sets करने। इससे आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। इट विल स्ट्रेंथन योर बैक एज वेल। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम स्टमक की एक्सरसाइज करें तो आपका बेली फैट कम होता है, बट यू हैव टू डू फुल बॉडी वर्कआउट टू गेट रिजल्ट्स। आपकी पूरी बॉडी के मसल स्ट्रेंथन होना चाहिए, उससे आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। सो सी यू गाइस सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
ये थी खुशी भट्ट जो कि हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस आपको बता रही थी। टाइम हमारे पास अब तकरीबन खत्म होने वाला है प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक अफसोसनाक खबर है अब्दुल कादिर हसन साहब के हवाले से। हमारे सीनियर कॉलमनिगार, सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी 2006 से एक्सप्रेस ग्रुप के साथ वाबस्ता थे। एक्सप्रेस अखबार के अंदर गैर सियासी के नाम से लिखते भी रहे और टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम्स करते रहे कॉलमकार प्रोग्राम के अंदर। और कल उनका इंतकाल हो गया 89 बरस की उम्र में। और जैसे कि मैंने बताया कि 2006 से चूंकि एक्सप्रेस से वाबस्ता थे, लेकिन उससे पहले उनकी जो उनका जर्नलिस्टिक करियर है वो कई दिहाइयों पे मुहित है और कई सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ, जिसमें नवाबजादा नसरुल्ला जैसे सीनियर पॉलिटिशियंस है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है और दीगर सियासतदानों के साथ बड़े करीबी उनके रवाबित भी रहे और बड़े कहना चाहिए कि बेबाक और दबंग किस्म के जर्नलिस्ट थे ये। मुशर्रफ के दौर में उन्होंने एक तकरीब के अंदर जो डॉक्टर कदीर खान थे उनको अपना हीरो कहा, क्योंकि उस वक्त यकीनी तौर पर जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने के बराबर था। तो जाने जाते थे अपनी न्यूट्रल और जबरदस्त ओपिनियन को। आज हम में नहीं रहे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील अता करे। हमारी तरफ से ताज़ियत उनके लिए। आगे बढ़ते हैं और पोल के रिजल्ट्स बता देते हैं जी। और हमारी टीवी स्क्रीन पर कंपाइल होकर रिजल्ट आ चुके हैं, आप भी देख लें। हमने आपसे क्या था, क्या हुकूमत पीटीएम के लाहौर में होने वाले जलसे को रोक पाएगी? 51% कहते हैं नहीं, जबकि 43% कहते हैं हाँ और 6% कहते हैं पता नहीं। सो अभी देखते हैं जी लाहौर में होने वाला जो पीटीएम का जलसा है किस तरह इसमें स्ट्रैटेजी बनाती है। मुल्तान में तो हम सब ने देखा किस तरह से पीटीएम ने अपना पावर शो किया, जगह नहीं मिली, बट स्टिल दे मैनेज टू डू इट समहाउ। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बर्थडे विशेस हैं करने दीजिए। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जैसे निसार बज़मी साहब, द फेमस म्यूजिशियन, आप उनको जानते हैं, करसे तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की, उनकी सालगिरह है। और उसके साथ साथ हमारे डार्लिंग खालिद अब्बास डार साहब की भी आज बर्थडे है। सो अगर खालिद अब्बास डार साहब जो कि एक्सप्रेस का बहुत अरसे तक हिस्सा रहे हैं, अब भी है इनफैक्ट, इस लिहाज से बर्थडे आज बहुत सारे लोग पैदा हुए थे आज। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिन जिन की आज सालगिरह है। मे यू हैव सो मेनी मोर एक्सप्रेसो की जानिब से, एंड देन ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी गुड डे। लेकिन उससे पहले कोविड ख्याल रखना है, एहतियात करनी है, मास्क पहनना है, एसओपीज फॉलो करने हैं, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। बहुत सारे काम है जो आपने इस कोविड में करने। अपना बहुत सारा दीवार पे लिख के लगा ले, मोबाइल फोन पे वॉलपेपर सुबह देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखने और फीडबैक हमें लाजमी देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। और अगर इनकेस अगर आप शो मिस कर देते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाता है और साथ फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे क्लिप्स तो अपलोड होते रहते हैं। सो हाँ, शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। Till then, take good care of yourself. अल्लाह ने के मानो मेहरबान।